Hello everybody, welcome to Expert Smart Class and this is your CDP educator Kajol Sinha here. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीटेट और डीएसएसबी केवी के अकॉर्डिंगली सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। सिलेबस के जितने टॉपिक हैं लाइक हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारी जितनी भी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे स्टार्टिंग के, मैं आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 चैप्टर्स होते हैं, जैसे वाइगॉत्स्की की थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी या फिर जीन पियाजे की थ्योरी, तीनों में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कोई भी एग्जाम हो वनडे टीचिंग का, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको या तो पियाजे की थ्योरी के मिलेंगे या कोलबर्ग की या फिर वाइगॉत्स्की की। तो तीनों थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लेना। दोनों 2 थ्योरीज के अलावा मैंने जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल करवा दूंगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन और सारे मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज आपको बहुत अच्छे से करवाई है, सारी स्टेजेस। तो जिसने अभी नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट, वो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करेंगे और वो हमारे जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनको आप अच्छे से देख लेंगे। अब देखिए, बात करेंगे, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में आती है, थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। इनका पूरा नाम था लेव वाइगॉत्स्की। लेव वाइगॉत्स्की ये बेसिकली थे कहां से, देखो जैसे ना कोलबर्ग कहां से थे, कोलबर्ग बिलोंग करते थे अमेरिका से, ठीक है ना। कोलबर्ग का कभी कभी पूछा जाता है कि वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो ही बिलोंग्स टू अमेरिका। ऐसे ही हमारे कौन, हमारे वाइगॉत्स्की, ही बिलोंग्स टू रशिया, ठीक है। वाइगॉत्स्की का कई बार पूछ लेते हैं कि कहाँ से इनका बॉर्न हुआ है, तो वाइगॉत्स्की कहाँ से थे वाइगॉत्स्की वॉज फ्रॉम रशिया, ठीक है। अब रशियन साइकोलॉजिस्ट मतलब इसमें 1-2 चीजें जो है आपसे पूछी जाएगी इस स्लाइड में। क्या, एक तो उनका बॉर्न प्लेस, बर्थ प्लेस क्या है, और एक उनका कि उन्होंने थ्योरी कौन सी दी है। तो उन्होंने थ्योरी दी थी और ये काफी फेमस भी हुई थी, दैट इज सोशल कल्चरल थ्योरी, या फिर हम इसको सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया है, पियाजे ने दिमाग के ऊपर काम किया, मतलब कहा है कि कोई भी बच्चा जब सीखता है तो वो कॉग्निटिवली संज्ञान के थ्रू सीखता है। लेकिन इन्होंने क्या है, अपोजिशन, मतलब ये अपोजिट व्यक्ति थे, मतलब वाइगॉत्स्की किसके अपोजिशन में थे, पियाजे। वो कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ना जीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन से डेवलप होगा बच्चे पर ना दोनों माहौल का फर्क पड़ता है, जीन्स का भी और इन्वायरमेंट का भी। तो यही तो चीजें हैं। देखो बेसिकली ना, हम जो स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ते हैं ना, बस वही कहानी, मतलब कहानी आसपास घूमती है। जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे, वो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बस उसी का ही डिटेल है। हमने पढ़ा था हेरेडिटी इन्वायरमेंट का जो है इंटरेक्शन, जब ये करते हैं तो इनका एक प्रोडक्ट निकल के आता है, कोई भी रिजल्ट। तो मतलब क्या कि हेरेडिटी इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है। अब अगर पियाजे की बात करें तो वो हेरेडिटी की बात कर रहे हैं, और अगर हम वाइगॉत्स्की की बात करें तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि वो सीधा सीधा किसकी बात कर रही है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं एंड कल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो बात भी सही है, हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। क्या नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हम, कि जो रशियन साइंटिस्ट है हमारे, कौन, रशियन साइंटिस्ट वाइगॉत्स्की, उनकी बात एकदम करेक्ट है, कोलबर्ग की भी बात करेक्ट थी। लेकिन इनकी थ्योरीज में ना, इनकी थ्योरीज में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। कोई तो इनमें से साइंटिस्ट बिल्कुल एक ही बात पे जोर दे रहा है, दूसरे को तो उसने देखा ही नहीं। ऐसे ही वाइगॉत्स्की थे, वाइगॉत्स्की ने भी सिर्फ और सिर्फ जीन्स वाली चीज पे फोकस किया है। अब इनकी बात करें, सॉरी वाइगॉत्स्की नहीं, पियाजे ने जीन्स के ऊपर फोकस किया था। वाइगॉत्स्की ने किसके ऊपर फोकस किया है, वाइगॉत्स्की ने सोशल, सोसाइटी और कल्चर के ऊपर फोकस किया है, और हमारे कोलबर्ग ने मोरालिटी के ऊपर फोकस किया है। मतलब विकास तो देखो उसका हर एस्पेक्ट में हो रहा है ना, चाहे आप उसको मोरालिटी कह लो, मॉरल रूप से उसका विकास हो रहा है, सोशली कल्चरली उसका विकास हो रहा है, और क्या हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बस ये है कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो भी चीज वो समझा पाए अपने तरीके से, है ना। तीनों साइंटिस्ट की बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस किस थ्योरी पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, या किस थ्योरी को ज़्यादा उस पर फोकस किया है। तो ध्यान रखना, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी को आप नाम से और उनके काम से पहचानते हैं। तो 2 बातें हमने, 2 स्लाइड चीज़ें कर ली है स्लाइड पे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज थे कहाँ से, एंड द सेकेंड वन इज कि उनकी थ्योरी कहाँ की है, या उनकी थ्योरी का क्या नाम है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थ्योरी है ये बताती है कि जो चाइल्ड है वो अपने सोसाइटी और कल्चर से इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट करने के बाद वो क्या करता है, उसका डेवलपमेंट होता है, यानी सामाजिक, ठीक है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद उसका डेवलपमेंट होता है। देखो दो चीजें समझना, एक तो है सोसाइटी एक है सोसाइटी और दूसरा है क्या, कल्चर। देखो हम लोग जो है ना, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो सामाजिक है, हम एक सोशल एनिमल है। एनिमल क्यों बोलते हैं, देखो बेसिकली है तो देखो हम ह्यूमन बींग्स, लेकिन हमारी जो कैटेगरी है वो एनिमल की ही है बेसिकली। बस हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं वो होमो सैपियंस थे, तो हमारी जो कैटेगरी के लोग हैं वो सामाजिक होते हैं। अब हम में और जो एनिमल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है कि वो उतने सामाजिक नहीं है, हालांकि उनमें से भी सामाजिक होते हैं। सामाजिक होने का मतलब क्या है कि आप अगर 4 लोगों में रह रहे हो तो आपको उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं सोसाइटी में जीने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम जहाँ पे रहते हैं हमारा भी पड़ोस होता है, हमारी भी सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है, जिस स्टेट में रहते हैं वो पूरा होता है। तो इसका मतलब क्या कि हम ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम जंगल में तो रह नहीं रहे हैं कि हमें बिल्कुल अपने हिसाब से चलना पड़ेगा कि हम ही हम हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही, मैं मानती हूँ कि दोनों बातें बिल्कुल सही कही है किसने, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। अब वाइगोत्स्की, ठीक है, दो बातें कर रहे हैं सोसाइटी की और कल्चर की। आगे वो क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए वाइगोत्स्की ने ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए थे, कुछ थ्योरीज दी थी, यानी कि वो कहते हैं कि सोसाइटी में और कल्चर के थ्रू बच्चा कैसे सीखता है। देखो कल्चर में ना धर्म भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कल्चर होता है, तो वो बात एक अलग, हमारा इंडियन कल्चर एक अलग चीज हो गई और धर्मों का कल्चर एक अलग है, लेकिन बच्चे का विकास हर चीज में होगा, ठीक है, हर कल्चर में। तो यहाँ पर ना पहली जो कंडीशन है वो ये कहना चाहती है मतलब कि वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं पहली कंडीशन में, कि बच्चा, एक तो होता है कि बच्चा जब स्टार्टिंग में, देखो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना कि जब बच्चे का विकास होता है तो वो डिपेंडेंसी से कहाँ जाता है, वो कहाँ पर जाता है, मतलब जब वो खुद फ्रीडम ले लेता है, यानी कि वो कैसा हो जाता है, ऑटोनॉमी कंडीशन में हो जाता है, ऑटोनॉमिक हो जाता है वो, ठीक है, ऑटोनॉमी, यानी कि डिपेंड था जब बच्चा न्यू बॉर्न था, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना आता था, उसके पेरेंट्स या उसके जो केयर टेकर होते हैं वो करते थे, और उसके बाद उसने जब सब कुछ करना सीख लिया तो उसको क्या मिल गई, ऑटोनॉमी, यानी कि खुद से काम कर सकता है। बस यही तो चल रहा है विकास में, और चल क्या रहा है विकास में, हमने क्या पढ़ना है। अब देखो पहली जो स्टेज, अब देखो नाम से बड़ी खतरनाक लगेगी आपको, ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कुछ बच्चे तो नाम से डर जाते हैं क्या, तो जोन ऑफ, ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ लिख लीजिए आप, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि देखो प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। देखो जब एक ना जोन होता है, जोन का मतलब समझते हो, एरिया डिफरेंस। एक जोन मतलब मान लो, अगर मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताऊं, मान लीजिए कि एक बच्चे को कंप्यूटर कोर्स नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, ठीक है, कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम है, तो वो सीखेगा किसी ने घर से या बाहर से, ठीक है। तो सबसे पहले ना उसको कंप्यूटर, जब वो सामने गया था लैपटॉप की कंप्यूटर को, उसको चलाना ही नहीं आता था, ऑन ऑफ की कंडीशन नहीं थी, मतलब आती नहीं थी उसको। तो अब वो क्या था, डिपेंडेंट था, वो दूसरों को, या फिर अगर उसको थोड़ा बहुत भी आता था पर पूरे से नहीं आता था, तो उसको भी कंडीशन कैसी थी, डिपेंडेंसी वाली, यानी कि यहाँ बच्चा क्या था, दूसरों पर डिपेंड था। लेकिन जैसे ही उसने कोर्स सीख लिया या फिर उसके घर में किसी ने उसको ये मतलब सिखा दिया, कंप्यूटर कोर्स करवा दिया, तो क्या होगा, अब उसे किसी की नीड नहीं है, अब उसे कंप्यूटर पे कोई काम करना हो तो ही और शी कैन डू इट वेरी इजीली, बहुत अच्छे से कर सकता है बिना किसी की हेल्प के, क्योंकि अब उसके अंदर ऑटोनॉमी आई, उसे समझ में आया कि हाँ ये चीजें हैं, इस काम को ऐसे करना है। तो थोड़ा सा कंडीशन को समझते हुए चलना, कंफ्यूज नहीं होना है बस। देखो अब क्या हुआ, जब उसने किसी बड़े से सीख लिया, ठीक है, अब वो बिल्कुल कंप्यूटर कोर्स उसके एकदम वो उसमें क्या है, इंटरनलाइज हो गया है, ट्रेंड हो गया है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड हो चुका है। यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेंड, मतलब ना कंप्यूटर सीखने के लिए उसे
मतलब एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जिसको पूरे अच्छे से कंप्यूटर आता था। मान लीजिए एक तो होता है कि चलो आपको ऑन ऑफ सिखा रहा है कोई बंदा, लेकिन एक होता है कि आपको पूरा कोर्स करना है ना। आजकल जैसे कंप्यूटर के अलग अलग कोर्स आते हैं, तो कोर्स सिखाने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए ना। तो वो जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट पर्सन होगा, उसने आपको जब सिखाया और आप खुद सीख गए, तो अब आपको उसकी नीड नहीं है। इन फ्यूचर में पढ़े वो एक अलग बात है, पर फिलहाल नहीं है, मान लीजिए। तो अब ये जो पूरा का पूरा डिफरेंस बना है, मतलब एक तो आप उस पर डिपेंड थे, ऊपर से जब आपने सीख लिया तो अब आप उस पर डिपेंड नहीं हो। तो ये जो एक डिफरेंस आया ना, वो कितने भी दिनों का हो सकता है, 3 महीने का, 4 महीने का, साल का, 2 साल का, वो तो डिपेंड करता है। तो ये जो जोन बना है, ये जो डिफरेंस आया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये चीज ना मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कह रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है जब पीवाईक्यू करते हैं ना, वो तो घबरा ही जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से, कौन सी रॉकेट साइंस है ये। यहाँ से ना मल्टीपल टाइम आता है, एक बार को ना दूसरा वाला जो पार्ट है इसका वो नहीं आएगा, बट प्रॉक्सिमल वाला बहुत पूछते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा जोन, ये क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा कि ये जो डिफरेंस है कुछ नहीं है, ये बस आपको सिंपली याद रखना है कि एक इंसान अगर किसी पर डिपेंड है और एक इंसान जब वही सेम चीज मतलब खुद से कर लेता है, तो दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड या टाइम गैप डिफरेंस जो रहा होगा, उस जोन को हमने क्या नाम दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको ये अब क्लियर होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा। वास्तविक विकास, देखो ये चीज देखो बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में, ये चीज जो बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी टिपिकल लिखी हुई है, ये मैंने आपको इजीली समझा दिया कि आपको पेपर में कैसे आंसर करना है। करेक्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको ना शॉर्ट में कई बार देखो, एक और चीज अभी मेरे को ईयर याद नहीं है, बट लास्ट टाइम में सीटेट में ही ऐसे करके आया था ZPD। ठीक है, मतलब कोई नाम नहीं था, इवन इंग्लिश में भी पूरा नाम नहीं था। सिंपली ये क्वेश्चन था कि जब बच्चा डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी में जाता है, मतलब वो जब खुद सीख लेता है, तो वो जो एक डिफरेंस आता है उसको हम कौन सा जोन बोलते हैं। तो उसमें था ZPD, UPD, पता नहीं कौन से पीडी थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि ZPD, जब आपने इंग्लिश में उसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी तभी तो आप इसका आंसर लगाओगे। और जो हिंदी वाले बच्चे थे ना, वो बहुत कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा था, समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र, और हिंदी इंग्लिश दोनों में था ZPD। ठीक है ना, तो ZPD समझ पा रहे हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में पढ़ लेने चाहिए, स्पेलिंग ना याद रखो भले ही। तो जोन मतलब जोन का Z, P और D। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लर्न किया करो जिससे ना कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हमने बहुत अच्छे से इस वाले जोन को हमने बहुत क्लियरली समझ लिया। अब अगर किसी के अंदर डाउट था भी ना आज तक, तो वो शायद अब क्लियर हो जाएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए, अब आती है स्कैफोल्डिंग, सेम चीज स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन दोनों में अक्सर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपने जीन पियाजे की थ्योरी तो पढ़ ली, चलो मजे में, ठीक है, हो गया, काम हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ना ये जो आदमी है यानी कि वाइगोत्स्की, इन्होंने थ्योरी के नाम भी ऐसे ऐसे रखे हैं जो शायद लर्न करने मुश्किल हो जाते हैं, बट आपको लर्न तो करना ही नहीं है, आपको तो एक समझना है कि क्या है। देखो, स्कैफोल्डिंग यानी कि जिसे पाड़ या ढांचा बोलते हैं, इनका कहना था कि ये जो एक स्कैफोल्डिंग होती है, ये एक अवस्था होती है, एक सिचुएशन होती है। सिचुएशन कैसे होती है, पहले बुकिश लैंग्वेज में देखो, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस जो है स्कैफोल्डिंग कहलाती है। देखो सिंपल सी बात समझो, आप किसी को ना कुछ सिखाना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मान लीजिए कि आपने वो चीज खुद से नहीं की। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, बेस्ट एग्जाम्पल सोच लेते हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, साइकिल चलाना सीखना चाह रहा है, ठीक है, उसके पापा ने ना वो चलाई नहीं है, भले ही साइकिल थोड़ी बहुत चलाई होगी कभी बचपन में, बाइक चलाते हैं उसके पापा, अब उन्हें याद भी नहीं है कब साइकिल चलाई थी। तो अब एक बच्चे को, एक छोटे 8-10 साल के बच्चे को या 15 साल के बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हो, तो देखो शुरू में क्या होगा कि वो उसको आपकी टेम्पररी हेल्प की तो नीड रहेगी ना। ऐसा नहीं है ना कि आपको बिल्कुल ही एक्सपर्ट बन के उसको सिखाना है, मतलब ठीक है वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक तो हेल्प आपको करनी पड़ेगी कि शुरू में उसकी साइकिल को, आप उसकी बाईसाइकिल को पकड़ेंगे और तब वो चलाना सीखेगा ताकि गिरे ना, है ना, यही तो होगा। फिर धीरे धीरे आप उसे कहेंगे
कुछ दिनों बाद कि बेटा खुद से चलाना सीखो, तो धीरे धीरे करके वो चलाना सीख जाएगा। मतलब यहाँ पर ना आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी कि आपके पास रॉकेट लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। यानी कि आप ना अगर खुद भी थोड़ा सा ही सीखे हो तो आप सामने वाले को सिखा सकते हो और अपनी टेम्परेरी हेल्प देकर सिखा सकते हो। तो बहुत अंतर होता है, एक कंप्यूटर कोर्स सिखाने में और एक बाईसाइकिल सिखाने में बहुत फर्क है। कंप्यूटर कोर्स जब सिखाया गया तो उस डिफरेंस को हमने क्या बोला गया, उस डिफरेंस को हमने बोला हमने बोला ZPD। वो क्या था, ZPD। हम कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका प्रॉक्सिमल, ठीक है, वो एक जो डिफरेंस था, एक एरिया था। लेकिन यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, यानी कि एक पर्सन को आप जरा सी हेल्प दे रहे हो, टेम्पररी हेल्प की मदद से उसको जो है आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको सिखा रहा है उसको बहुत ट्रेनिंग की या किसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, इसे पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं, ठीक है। ढांचा के नाम से ना कम ही आता है, स्कैफोल्डिंग भी आजकल तो देखो ट्रेंड चल पड़ा है, स्कैफोल्डिंग को ऐसे देते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग ना इस तरीके से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब तक आप दोनों ही लैंग्वेज में, देखो एटलीस्ट ना हेडिंग को तो आप दोनों लैंग्वेज में याद करो, बाकी अंदर का मैटर है वो तो आप अपने बायलिंगुअल लैंग्वेज में कर सकते हो। तो ध्यान रखना, देखने में आपको लग रहा है कि ZPD और स्कैफोल्डिंग एक जैसी चीज हो सकती है, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, मेजर डिफरेंस है, और वो क्या है आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा आई होप अब के बाद। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए मेनली ना दो बातें हैं, चलो बता ही देती हूं मैं। वाइगॉत्स्की, देखो वाइगॉत्स्की का ना मानना था, वाइगॉत्स्की क्या कहते थे, पहले हम बिल्कुल जनरल वे में समझेंगे। पहले वो कहते थे कि लैंग्वेज आती है, क्या आती है, भाषा। मतलब ना कोई भी बच्चा जब बोलना शुरू करता है या कुछ भी, मतलब कुछ चीज वो एक्सेप्ट करना शुरू करता है, लर्न करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे उसके लिए क्या आती है, लैंग्वेज। और सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि उसके विचार आते हैं, ओपिनियन आते हैं, ठीक है। देखो एक चीज समझना, बहुत मतलब एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव अपने दिमाग से समझना, कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। ये कौन कह रहा है, वाइगॉत्स्की। अगर आप सोचो, देखो आप एक तरीके से हम इसको सही भी तो कह सकते हैं। देखो आप जो चीज कुछ सोच रहे हो, आप अगर दिमाग में भी, मतलब आप एक्सट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी बारे में सोच रहे हो, किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तो आप सोचोगे तो कुछ सिंबल में ही ना, या ऐसे ही सोचना स्टार्ट कर दोगे। भाई सिंबॉलिक सोचते हैं ना हम, कुछ तो उसमें भाषा यूज करेंगे दिमाग में, कि मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा, तो आपने ये वर्ड बोला है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, तो ये एक लैंग्वेज तो यूज करी है। हिंदी या इंग्लिश में भी अगर आप सोच रहे हो तो एक लैंग्वेज का तो यूज करोगे ही। तो बात इनकी बिल्कुल सही थी, मैं मानती हूं, और हम मतलब इस थ्योरी को मान सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। पहले लैंग्वेज आएगी, रुक जाइए, देखिए तो बात इनकी सही थी, पहले लैंग्वेज आएगी, ठीक है, लैंग्वेज आएगी, एंड ऑन द सेकेंड नंबर ओपिनियन। तो विचार तो तभी आएंगे जब हमारे पास भाषा होगी, चाहे हमारी रीजनल लैंग्वेज हो, मैं कह रही हूँ हमारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, तो मुझे मतलब मेनली देखो दो लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, इंग्लिश और हिंदी, बट मान लीजिए तमिलनाडु वाले कुछ सोच रहे हैं, वो अपनी भाषा में सोच सकते हैं, कोई मतलब उन पे बाउंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले भाषा का आना जरूरी है, विचार तो बाद में ही आएंगे, ऐसा कौन कहते थे, वाइगॉत्स्की। इज दैट क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, पियाजे क्या कहते थे, पियाजे कहते थे कि पहले ना विचार आता है, मतलब पहले इंसान सीखना शुरू करता है, विचार शुरू करता है, बाद में लैंग्वेज आती है। तो 1% ना आप इनकी भी थ्योरी को गलत नहीं कह सकते। चलो प्रूव करते हैं कि कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, अभी आप एक चीज को समझो, उसको लैंग्वेज तो नहीं आती ना फिलहाल, अभी 2 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद करोगे कि उसको लैंग्वेज आती होगी, ठीक है। तो अब एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसने एक चीज समझी कि मान लीजिए मम्मी या पापा में से कोई उसको जो है बहुत प्यार कर रहे हैं, तो उसने एक चीज समझी कि इस पर्सन के पास जाऊंगा क्योंकि ये मुझे मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या मेरे से इसका अट्रैक्शन है, मेरा मतलब अफेक्शन है, प्यार है इससे। लेकिन एक पर्सन ऐसा उसको समझ में आया कि ये बहुत खराब है, ये मुझे मारता है, ये मुझे रुलाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के मतलब विचार आने शुरू हुए ना, तो मतलब हम इनकी भी थ्योरी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं,
समझ रहे हो बात को, कि देखो दो थ्योरी है, ठीक है, अपने अपने लेवल पे, ठीक है, जस्टिफाइड है, प्रूवन भी है। वो बात कर रहे हैं कि पहले भाषा आ रही है फिर विचार आता है, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई भाषा की जरूरत ही नहीं है ना, पहले आ जाएगा ओपिनियन या फिर थिंकिंग। तो बात सही है, लेकिन अब बहुत कंफ्यूजन देता है ये। कंफ्यूजन कहाँ आएगी, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये थ्योरी, मतलब ये 3 थ्योरी तो ऐसी है जिसपे जिसमें से ना मतलब क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता। 1 से 2 नंबर तो उसको डालने ही है, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग या फिर पियाजे, ठीक है। तो इसमें ना आप शॉर्ट नोट्स या बिल्कुल की पॉइंट्स होते हैं ना, की पॉइंट्स बना लीजिए। पहले यहाँ पर लैंग्वेज लिखो, फिर ओपिनियन, और इनमें क्या लिखेंगे आप, ओपिनियन और दूसरे पे लिखेंगे लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो अब देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। भाषा और चिंतन, क्योंकि देखो सोचता है इंसान तो भाषा का प्रयोग तो करना ही करना है। अब वाइगॉत्स्की ने यही, देखो ये बात मैंने बता दी है, ठीक है, घुमा फिरा के बताई गई है यहाँ पर, ये मैंने आपको डिटेल में बताई गई है कि पहले लैंग्वेज और फिर बाद में विचार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाषा जो होती है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट एंड फैसिलिटेट, मतलब क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे मानसिक संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक विकास को इम्पोर्टेंट बनाती है और सुगम, फैसिलिटेट करती है। कैसे करती है? भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। देखो आपके पास ना कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, ठीक है, आपके पास जब लैंग्वेज है ना, तो आप लैंग्वेज से बहुत सारी, मतलब अगर आपका मानसिक विकास भी होना है, कॉग्निटिव, अब कैसे पता लगाया जाए कि किसी का मानसिक विकास होना है? देखो मानसिक विकास का कोई आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो कि किसी का कितना परसेंट विकास हुआ, 20%, 30%, कुछ नहीं पता लगा सकते ना। लेकिन ना आपको कैसे पता लग सकता है कि सामने वाले का विकास हो रहा है? जब आप उसके बिहेवियर में चेंज देखते हो, जब आप उसमें ना ये चेंज देखते हो कि वो पहले ये चीज कर नहीं पा रहा था, बट नाउ ही और शी कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग, बहुत अच्छे से कर पा रहा है। समझ में आई बात? यानी कि पहले उन चीजों को नहीं समझ पा रहा था, अब समझ पा रहा है, तो इस तरीके से उसका मानसिक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, संज्ञान उसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल इस चैप्टर का कोर पॉइंट बताऊं तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा क्योंकि वाइगॉत्स्की ने फोकस ही इन पर किया है। आई बात समझ में कि लैंग्वेज होगी तो ये होगा, लैंग्वेज होगी तो वो होगा। आई बात समझ? चलिए, तो फर्स्ट हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट है निजी भाषण। निजी भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच। अब इसमें क्या करता है, अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या कि आप जब किसी से प्राइवेटली बात कर रहे हैं, मान लीजिए प्राइवेट स्पीच, आंतरिक भाषा या निजी, रीजनल। प्राइवेट का मतलब, देखो रीजनल क्या होती है, अब रीजनल तो अलग अलग लैंग्वेज है ना, रीजनल लैंग्वेज अलग अलग है। मान लीजिए तमिलनाडु वालों की तमिल है, अलग अलग है सबकी। तो रीजनल लैंग्वेज किस लिए ज्यादा यूज की जाती है ये मैं आपको बता दूं। वैसे तो हर काम के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन जब हमें अपने ही कुछ पर्सनल कामों का निर्देश देना हो, ठीक है, कुछ करवाना हो किसी से, अपने लैंग्वेज वाले पर्सन से, तो हम क्या करते हैं, अपने काम को करवाने के लिए उस लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब आपको मैं अगर एक सिनेरियो याद दिलाऊं, तो ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उस टाइम पे उनको हिंदी तो आती नहीं थी, बहुत ही कम लोगों को, बहुत कम ब्रिटिशर्स को आती थी, टूटी फूटी वो हिंदी बोलते थे। तो उन्होंने ना हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास करवाया था। मतलब ठीक है, वो अच्छी बात है कि आज हम उस चीज का थोड़ा बेनिफिट ले भी पा रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो लेकिन ना उस टाइम पे उनका मेन पर्पस था ब्रिटिशर्स का कि इनको ना हम इंग्लिश सिखाएं, क्योंकि अगर ये हमारी भाषा में बोलेंगे तो हम इनके साथ जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनसे अपना काम करवा सकते हैं। अपने ऑफिस में जब हम इन्हें रखे तो इनको हमारी इंग्लिश तो समझ आए, ताकि हम इन पर ऑर्डर चला सकें। अब हिंदी तो हमें नहीं आती, तो हम इनको अपना गुलाम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो वही चीज है, अपने कार्यों का अगर निर्देशन देना है तो उस भाषा में पर्टिकुलर बात करनी पड़ेगी। इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं होगा, समझा दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, 2-3 बस यही दुखी करते हैं एग्जाम में, क्योंकि बाकी चैप्टर तो बड़े सिंपल से है। तो इसको आप, मैं दोबारा कह रही हूँ, एक वीडियो में ना समझ आए दोबारा वीडियो को देखें, लेकिन नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वाइगॉत्स्की के अनुसार। अब वो क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक कल्चरल टूल्स जैसे कि मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर। देखो
सिंपल सी बात है। अगर अगर लर्निंग करवानी है, देखो लर्निंग बहुत तरीके से हो सकती है ना, प्रैक्टिकली या फिर कंसेप्चुअल, बहुत सारी लर्निंग होती है, देख कर लर्निंग होती है, हाथों से कर कर लर्निंग होती है। तो क्या मतलब है, लर्निंग प्रोसेस के लिए कुछ टूल्स चाहिए, जैसे कि मैप्स चाहिए। अच्छा, मैप का क्या रिलेशन है, मैप किस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए यूज होता है, जानते ही आप, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है, कुछ ऐसे साइंस के मैप्स होते हैं तो उनमें भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा लैंग्वेज, दूसरी बात, ये दूसरा टूल इन्होंने क्या कहा है कि लैंग्वेज भी चाहिए भाई, लैंग्वेज तो मैं कह ही दिया है, बहुत बार आता है। उसके बाद बात करेंगे कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का यूज किस चीज में होता है, मैथ्स में। कहने का मतलब क्या है कि जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उसके लिए कुछ ऐसे कल्चरल टूल्स चाहिए। मतलब ये टूल्स हर जगह अवेलेबल होंगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट में अवेलेबल है। तो क्यों है, आपको सिखाने के लिए ही है। और ये बात किसने रख दी थी, ये बात देख लो, मतलब देख लो आज जो आप कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट है जो हमारे पुराने लोग करके चले गए हैं, पुराने साइकोलॉजिस्ट जो मर चुके हैं। तो ऐसा ही नहीं है, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है, थ्योरीज प्रूवन है। चलिए अब बात करेंगे कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन्होंने क्या किया था, सीखने की समझ को पैसिव से एक्टिव में, मतलब ये कहा था कि जब बच्चा ना पैसिव से एक्टिव में आता है, पैसिव का मतलब यहाँ पर है कि उसको कुछ नहीं आता। पैसिव का मतलब क्या, कि वो बिल्कुल एक सीखने में मामले में शुरू में तो जीरो है, लेकिन जब वो सीख जाता है तो वो एक्टिव कंडीशन में आ जाता है, यानी कि वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो सीखने के लिए क्या जरूरी है कि शुरू में भले ही वो जीरो हो, बट वो बाद में क्या हो जाए, हीरो। ठीक है, हीरो इन द सेंस मतलब एक्टिव हो जाए। तो एक्टिव हो जाए कैसे हो सकता है, लर्निंग प्रोसेस से। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया, देखो अब क्या है, जीन पियाजे कहते हैं, पियाजे की अगर हम बात करें, देखो बार बार वाइगोत्स्की की थ्योरी में आप ये देख रहे होंगे कि पियाजे का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वाइगोत्स्की और पियाजे ना एक दूसरे के अपोनेंट थे, मतलब एक दूसरे का पूरा मतलब टक्कर की बात थी, क्योंकि वो जो है पियाजे दिमाग की बात कर रहे हैं और ये कल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टक्कर तो होनी है। खैर पियाजे क्या कहते हैं कि स्वतंत्र प्रयासों द्वारा, मतलब बच्चा कैसे सीखता है, इंडिपेंडेंटली, खुद एफर्ट करे। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा, सामाजिक रूप से। बात वही है ना, घुमा फिरा के कान पकड़ो, वो कल्चर की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव की। चलिए बहुत अच्छा। अब ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे हम। देखो अभी हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी, सबसे पहले हमने देखा था पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे। नेक्स्ट हमने देखा था लेव वाइगोत्स्की, निकोलबर्ग हमने कर लिया था। एंड द नेक्स्ट वन जो हमने लास्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, वो क्या है हमारा, वाइगोत्स्की। देखो ये जो तीन थ्योरी है, ठीक है, ये जो तीन थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं देखो कहीं ना कहीं मतलब इंसान के डेवलपमेंट जो होता है उसके हर एस्पेक्ट पर फोकस करती है, हर जरूरत पर फोकस करती है। देखो बात तो एक ही है ना, अगर मैं कह रही हूँ कि पूरे डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो उस डेवलपमेंट में खाली मैं ग्रोथ तो नहीं डाल सकती ना, उसमें ग्रोथ के साथ साथ क्या होगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सारे विकास होंगे हमारे, तभी तो हम ग्रोथ, मतलब तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा। तो वही बात तो है भाई, तीनों अलग अलग बात कह रहे हैं पर बात तो वो एक ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि जो है एक ही पार्ट, एक ही बॉडी के उन्होंने तीन पार्ट पकड़ के रखे हैं तीनों ने, तो इसलिए इन तीनों में से अक्सर क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, वैसे ज्यादा भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी 3 से 4 नंबर का भी आ जाता है, ऐसा हुआ है, लेकिन 102 तो आता ही है, मतलब छोड़ नहीं सकते तीनों टॉपिक्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है और आपने कितना सीखा है। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश हिंदी में दोनों में गिवन है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या करना चाहिए टीचर को। ठीक है, अगर वो बच्चे में मेंटल डेवलपमेंट उसका चाह रहा है तो वो क्या करे, क्या एक्शन ले। चलिए पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करे। दूसरा, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू सैफोल्डिंग, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन। देखो इस चीज को जरा देखना, अभी मैंने क्या कहा था आपको, वाइगोत्स्की, जहां आपने ना वाइगोत्स्की की तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। वाइगोत्स्की में हमने क्या पढ़ा था,
अब देखो क्वेश्चन कितना घुमा के दिया है। वाइगॉत्स्की का मैंने आपको क्या बताया था, एक तो होता है जेडपीडी, जेडपीडी, और एक हमने पढ़ा था क्या, हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में आपको मैंने बता रहा था कि टेम्परेरी जो है नीड थोड़ी सी चाहिए होती है बच्चों को। चलिए, वैसे तो देखो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होना चाहिए, बाकी के ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एकदम जहां पे वो रिलेशन दिखा एकदम लगा दिया। देखो सीडीपी का मतलब ही यही है कि चारों ऑप्शन आपको कभी कभी सेम मिल जाते हैं या दो ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, तो वही हमें एलिमिनेट करना आना है। थर्ड इन्होंने कहा है कि टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चों को पूरी तरीके से आजाद कर दो। क्या ऐसा सही है? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए, फोर्थ, टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करंटली डू इंडिपेंडेंटली, केवल उन्हीं काम को देना चाहिए जो स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो आप मुझे दिमाग लगा के बताओ कि वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग इनमें से सही क्या बैठ रहा है। भाई ये तो वैसे ही नेगेटिव चीजें हैं, मतलब नेगेटिव भी नहीं कह सकते, बट ये तो कहीं सूट ही नहीं कर रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। बस सीधी सी बात बताई गई है, स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर बच्चे को कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो टीचर उसको टेम्पररी सिखा सकता है, मतलब ऐसा टॉपिक जिसमें क्या हो, बच्चा इंडिपेंडेंट हो करने के लिए, बट थोड़ी बहुत उसको परेशानी आ रही हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नंबर 2 विल बी करेक्ट। कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं। चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से किया होगा तो ही समझ में आएगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? क्रिटिकल थिंकिंग एक्सप्लेन किया था मैंने, जिसमें गहराई से सोचा जाता है, तो उसमें ना एविडेंस यानी कि प्रमाण क्यों चाहिए, क्या रोल है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चले अभी देखते हैं, वैसे सूट भी कर रहा है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन, एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाए। मानते हो इस चीज को कि कोई सबूत मतलब मिला, आपने उसका एनालिसिस ही नहीं किया, तो ये तो वैसे ही गलत है, ये तो नेगेटिव बात लिखी हुई है। सेकंड को तो आप वैसे ही एलिमिनेट करो। थर्ड, एविडेंस इज इररिलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण, ये तो फिर नेगेटिव दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, दो तो वैसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया, कि नेगेटिव को तो हम जो है एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। चौथी बात इसमें कही गई है, एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। ये भी कोई बात है भला, है कि आपको एविडेंस मिल गया तो आप एक ही पर्सन की राय सुनोगे? तो भाई हमारे अकॉर्डिंगली ये भी गलत। ये तीन, मतलब ये जो तीनों हैं, ये तो कंप्लीटली नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। हमें प्रमाण को क्या करना चाहिए, हमें उसको रीजनिंग के साथ और उसको एडजस्टमेंट के साथ देखना चाहिए कि वो क्या वो सबूत सही भी है, क्या वो कितना % वो सही है। चलिए, थर्ड बात करेंगे, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल। समावेशी शिक्षा में क्या क्या शामिल है? देखो समावेशी शिक्षा ना बीएड बीटीसी में ना बुक थी पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से, ठीक है। तो अब तो देखो चेंज हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज आप पढ़ चुके हैं। तो समावेशी मतलब इसमें क्या पढ़ा था आपने कि जितने भी बच्चे होते हैं ना, अब बच्चों का डिफरेंस होता है, बच्चों की मेंटालिटी में, फिजिकल एबिलिटी में, तो इंडिविजुअल डिफरेंस के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है स्पेशल चाइल्ड मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन की नीड होती है। लाइक किसी को अगर देखने में प्रॉब्लम है, फिजिकली इंपेयरमेंट है उसका, तो उन सबको जब सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, मैं दोबारा क्या कह रही हूँ समझना, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी टाइप के बच्चों को, सभी कैटेगरी के, चाहे वो किसी भी तरीके से पैरालाइज्ड है, इम्पेयर्ड है, किसी पार्ट में प्रॉब्लम है उनके बॉडी में, तो उन सबको जब एक साथ पढ़ाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस तरीके से इन चारों में से क्या होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में? सबसे पहले स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा सिलेबस। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग बच्चे हैं तो सिलेबस भी उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम पैरालाइज बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं। चलिए, सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। भाई अगर ये चीज करोगे ना, मतलब अगर आपने कहा कि भाई जो आंखों से देख नहीं सकते वो अलग बैठो, जो पैरों से चल नहीं सकते वो अलग, तो ये तो आप वैसे ही गलत कर रहे हो, है ना। किसी भी क्लास में आप इंक्लूसिव एजुकेशन में कर ही नहीं सकते हो, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, उसको खत्म करो, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट होना चाहिए, ये पॉइंट तो कहीं तक नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए, थर्ड बात करते हैं प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल वोकेशनल ट्रेनिंग देना,
कहने का मतलब क्या, वोकेशनल ट्रेनिंग ना, देखो वोकेशनल ट्रेनिंग एक तरीके से सही भी है। अब आजकल क्या होता है कि देखो बहुत सारे स्कूल्स गवर्नमेंट ने ऐसा स्टैब्लिश किया है जो इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं, और जिसमें पैरालाइज बच्चे और बाकी तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। उनको कुछ गर्ल्स को जैसे सिलाई वगैरह सिखाई जाती है जो चल नहीं सकती, और कुछ ऐसे लड़के होते हैं उनको पेंटिंग वगैरह, मतलब जिस चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं। वो भी एक बात सही है, देखते हैं कि थर्ड वाला ज्यादा सही है या फोर्थ वाला। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चे की हर उसकी नीड को पहचान कर आप उसको ट्रीट करो। तो आप खुद बताओ कि वोकेशनल ट्रेनिंग ज्यादा बेस्ट आंसर हो सकता है, या फिर हर बच्चे को पहचान कर आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दो। ठीक है, हमारे हिसाब से क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 विल बी मोर सुटेबल। ठीक है, ये ज्यादा सही है। तो ध्यान रखना, सीडीपी में हमें यही तो करना होता है। देखो सीडीपी में कहने को मात्र सीडीपी है, ठीक है, सब्जेक्ट कहने को सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब इसमें ना साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी है, पूरी साइकोलॉजी है, तभी तो हम कहते हैं इसको क्या, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान। चलो, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को ना, आप डायरेक्ट, ये फैक्चुअल तो क्वेश्चन है नहीं कि आप डायरेक्ट कर देंगे। चलिए, अब ये स्टेटमेंट एजर्शन वाले ये और दुखी करते हैं एग्जाम में, स्पेशली ये जो क्वेश्चंस है ये डीएसएसबी और केवी एग्जाम के क्वेश्चन है। सीटेट में भी ऐसा ही आता है, मतलब आप समझ के चलो कि ये वाइगोत्स्की की थ्योरी और तीनों थ्योरी से पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए, अब कहता क्या है, जीन पियाजे, देखो बोला था मैंने कहीं नहीं जाएंगे, जीन पियाजे, पियाजे आ गए, लेव वाइगोत्स्की आ गए। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंस है इनका, इनके पर्सपेक्टिव में, इनके पर्सपेक्शन में डिफरेंस है। कोई कह रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उनकी अलग अलग सोच है, और वो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज का प्रभाव होता है वो हर बच्चे पर अलग अलग पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो असर्शन हुआ, तो रीजन हो सकता है क्या, इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ। जो खोज अधिगम है शिक्षा अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी खुद से जानने की कोशिश करता है। देखो बात को समझो, दोनों बातें सही है। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, मतलब दोनों के कहने का मतलब है कि बच्चे की लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है ना। कोई बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है, कोई बाद में, किसी का बाद में विचार आता है, किसी का पहले। ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन जो है हमारा करेक्ट। रीजन की ओर आते हैं, क्या ये रीजन बैठ पा रहा है, मतलब आप सोचो कि इन डिस्कवरी लर्निंग, खोज के अधिगम में टीचर जो है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहा है और उनसे कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट तैयार करो। तो मुझे एक बार बताओ, क्या जीन पियाजे और ये जो बात कही गई है टीचर की, क्या ये कहीं मैच हो रही है, नहीं, पर दोनों सही है। तो आप इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे, पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या समझे, दोनों सही है बट रीजन करेक्ट नहीं है किसका, एजर्शन का। हिंदी में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब कि इनमें से कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है, उन विशिष्टताओं को सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। देखो क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश किया करो, मतलब ये कुछ कोई ग्रुप है जो क्या कर रहा है, उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और क्लास में जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक डिफरेंस जो होता है वो क्या है, ये पूछने की कोशिश की गई। ठीक है, चलो ऑप्शन पढ़ते हो, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की अग्रवर्ती गहनता। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ के लिए दूसरों पर निर्भर होना। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो आप एक चीज समझो कि अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है ना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्पेशल, ऐसे बच्चों को भी वैसे स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है, जो स्पेशल काइंड की क्या रखते हैं, एक एबिलिटी अपने अंदर एग्जिस्ट करवाते हैं। तो वो बच्चे की क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि उसकी ना डेप्थ बहुत अच्छी है। डेप्थ का मतलब क्या है कि वो चीजों को एडवांस में सीखने की कोशिश करता है और खुद से सीखना चाहता है, लर्निंग बाय डूइंग भी वो करता है। तो ठीक है, ए ऑप्शन मान सकते हैं, ए करेक्ट है। चलिए, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, उसकी सीखने की गति बहुत अच्छी है, ये भी बात सही है। ठीक है,
और हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये तो बड़ी नेगेटिव सी बात है ना कि एक प्रतिभाशाली या एक ब्रिलियंट बच्चा दूसरों पर कैसे डिपेंड रहेगा, मतलब रहता है डिपेंड बट उसको खुद से करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो थर्ड तो नेगेटिव बात है, इसको कट कर दो। और फोर्थ रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप एक चीज सोचो, फिजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है ना? फिजिकल, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि जितने भी होशियार बच्चे होते हैं वो लंबे होने चाहिए, उनकी बॉडी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो एक वैसे ही नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए और बी आप ढूंढ लो। तो ए और बी यहाँ पर है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ए एंड बी विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct in the context of hearing impairment? हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या कि जब सुनने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। चलिए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। देखो ये बहुत गहरी चीज लिखी हुई है। किसी भी बच्चे को जब सुनने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये बिल्कुल श्योर है 101% उसको बोलने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। ये मतलब प्रूवन बात है। और आप भी देखो कि ऐसे बहुत बच्चे आपको सोसाइटी में मिलेंगे जो देर से बोलना सीखते हैं या देर से उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से सुन ही नहीं पाए थे ना। अब देखो हमारी ना सुनने की क्षमता बचपन में बहुत तेज होती है, हमारी कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। हम जैसा उस छोटे ईयर्स में सुनते हैं उसी चीज को हम आगे फिर अपनी भाषा में डेवलप करते हैं। तो एक तरीके से फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, फिर भी हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेकेंड, ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। सभी ना सुनने वाले बच्चों को जो है साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए। बात भी ठीक है, लेकिन साइन लैंग्वेज बेसिकली ना उनके लिए काम करती है जो पूरी तरीके से नहीं सुन पाते हैं, जो कंप्लीटली जिनको हियरिंग लॉस होता है। तो एक तरीके से ये अभी सही नहीं बैठ रहा है, इसको कट करेंगे। नेक्स्ट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड। मतलब बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने, ऐसा थोड़ी होता है कि आप बिल्कुल उसके कान में ही बोलते रहोगे जाकर अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये भी गलत है। उसको हियरिंग एड्स लगाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू अ फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो ये बच्चा पर सुन नहीं पा रहा है ना, तो उसका कुछ ना कुछ फिजिकल लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है, जीन्स की भी बात होती है, ठीक है। जीन्स के अकॉर्डिंग भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है हेरिडिटी में, तब भी उसको सुनने में कुछ नर्व्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश व्हाइल डैश दे आर डिफरेंट। अगर हम बात करें किसके बारे में, इंक्लूजन के बारे में, तो पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा है। मतलब जो करिकुलम लर्निंग होती है ना, वो क्या रहती है, डैश में तो इक्वल रहती है और डैश में अलग अलग। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हम क्या लगाएं, इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग लगाएं, मतलब कि सिलेबस को अगर हम सिखाना चाहे तो कैसे सिखा सकते हैं। एनरिचमेंट, संवर्धन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन का तो कोई यूज ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम एकोमोडेट करा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं हम, एकोमोडेट। एकोमोडेट हमने बिल्कुल लास्ट क्लास में पढ़ा था, एकोमोडेट मतलब समायोजन, ठीक है। तो एकोमोडेशन में हम भले ही इक्वल हो सकते हैं, लेकिन चेंज मॉडिफिकेशन में हम हमेशा कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज आप समझना कि ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने क्वेश्चंस को खुद से डील कर पाए, ठीक है, ताकि आपको भी पता लगे कि आपने कितने आपको कंसेप्ट क्लियर है। और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत मतलब स्टक हो जाते हैं माइंड में अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को ना करें तो। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, उन्होंने, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं भाई, जितने ये जीन पियाजे या वाइगोत्स्की वगैरह है, ये सब कंस्ट्रक्टिविस्ट ही तो है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ही तो बना रहे हैं, डेवलपिंग तो कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं होता। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, नॉलेज सब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, अच्छा वुड नॉट भी पूछा है, नॉट पूछा है, तो नॉलेज तो है सब्जेक्टिव। आप जितना उसे वास्ट, नॉलेज की तो कोई देखो सीमा नहीं होती। नॉलेज तो एक वास्ट ओशन है जिसमें आप जितना डूबेंगे उतना ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती जाएगी।
तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। शिक्षार्थी अपने, मतलब ये भी बात सही है क्योंकि ये वाइगॉत्स्की ने कही थी। लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रीमली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। जो लर्नर्स होते हैं उनको बाहर से इन द सेंस कि उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलना चाहिए। भाई लर्नर को ना एक्सटर्नल से ज़्यादा नीड होती है इंटरनल मोटिवेशन की। जब तक उसको समझ नहीं आएगा ना, देखो आप लोग हो, आप लोग पढ़ रहे हैं या जो भी आप लोग या आपके आसपास एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कब एग्जाम को क्रैक करना चाहोगे या कब अपना एग्जाम निकालना चाहोगे? जब आपका कोई मोटिव होगा ना कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या फिर आपका कोई और भी मोटिव हो सकता है जिससे आप ये जॉब लेना चाहते हो। तो वो जो मोटिवेशन आ रहा है वो आपका इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल नहीं है कि कोई आपकी बॉडी पे लिख के चला जाएगा कि आपको जो है सीटेट का या केवी का एग्जाम निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें थर्ड बिल्कुल गलत है। और नॉलेज, फोर्थ देखते हैं, नॉलेज इज प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल, मतलब बहुलवादी है। बहुलवादी का मतलब यानी कि प्लूरलिस्टिक का मतलब कि नॉलेज अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग रीजन में हो सकता है। मैंने क्या कहा है कि नॉलेज एक ओशन है जिसके अंदर आप जितना ज्यादा जाओगे वो ओशन खत्म ही नहीं होगा। तो आपका ऑब्वियस सी बात है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? लर्नर्स वाला, यानी बाहर से मोटिवेशन वाला। तो ऑप्शन हमारा, मतलब ये जो मैंने कट किया है इसका मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब ना, अब देखो वर्ड घुमा दिया ना। अब चलो अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप यहां से देख लो, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक का मतलब इंटरनल। तो इनमें से कौन सा जो है जो आपको इंटरनली अंदर से मोटिवेट करता है? चलिए पढ़ते हैं। पहला है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर। ठीक है, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे है ये भी। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। पर्सनल, खुद को, मतलब खुद के अंदर की खुशी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। ठीक है, अगर खुद के हैप्पीनेस, खुद के सुकून के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या कोई गाना गा रहा है, तो वो कैसा हैप्पीनेस है? वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खुद के सुकून के लिए कोई चीज कर रहे हो तो वो खुद का आपका क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है। चलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है एकदम। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड। इसीलिए पढ़ना कि डांट ना पड़े। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा लोग करते भी है कि डांट से बचने के लिए पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये तो कहीं का भी हमारा इंटरनल मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी, यानी कि पैसों को जीतने के लिए पार्टिसिपेट करना, पैसों को जीतने के लिए पार्टिसिपेट करना इज नॉट, क्या है मतलब, ये क्या है? इंटरनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंटरनल के लिए हमने देख लिया, बाकी सारे तो देखो एक्सटर्नल है। ठीक है, एक रीइंफोर्स किए जा रहे हैं। बट प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? अंदर से खुश होने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं खुद को सुकून देने के लिए, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले आपको असर्शन देखना है कि असर्शन क्या कहता है। टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। मतलब टीचर्स को क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। टीचर को मेहनत करनी चाहिए। क्यों? ब्रेक डाउन द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की जो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। अब स्टीरियोटाइप थिंकिंग का क्या मतलब होता है? स्टीरियोटाइप लोग होते हैं जैसे समाज में है, मतलब होते क्या है, मोस्टली मिल जाएंगे सोसाइटी में। तो स्टीरियोटाइप की वही जेंडर बायस जो होते हैं कि मेल को ये करना चाहिए, फीमेल के कुछ ऐसे लिमिटेशन है, ये सब। तो इनको तोड़ना चाहती है टीचर, और स्पेशली किसी एथनिक ग्रुप की बात कर रही है। किसकी? एथनिक, मतलब कोई रिलीजियस ग्रुप कह सकते हो या कोई कल्चरल ग्रुप है। तो अब टीचर, ये बात भी सही है, चलो असर्शन है, मतलब अभी इसका रीजन देखते हैं कि क्या ये रीजन सही है। रीजन क्या कहता है? A key educational objective is to enable students to engage in critical self reflection, यानी कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग करवाना। अब एक बात बताइए, दोनों बातें सही है, ठीक है, लेकिन दोनों बातें सही है, ए भी सही है, और मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन क्या है? वो करेक्ट नहीं है इस स्टेटमेंट के लिए। तो आप इसमें से ऑप्शन ढूंढिए। ए, ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
तो सीधी सी बात है, इस तरीके से हमें आंसर करना है। बेसिकली एजर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो तीनों थ्योरी हमने पढ़ी। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने? कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की एंड जीन पियाजे की। हमने प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और भी क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो इन क्वेश्चंस में हमने सीखा कि हम कैसे कंसेप्ट का यूज करके, कैसे उनकी थ्योरीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उसमें आप जितने कर पा रहे हो तो अपना लेवल बढ़ाते जाना, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने की ओर ले जा सकती है। बाकी कंसेप्ट और चलता रहेगा हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो बाकी अभी तक आपने अगर हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देखिएगा, और नोट्स प्रॉपरली हर चैप्टर की बनाइए, जिससे कि आप रिवीजन के टाइम पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और अच्छी अच्छी थ्योरीज और अभी बाकी हैं, उनको हम करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।